परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मैं उनकी पुण्यतिथि पर अपनी व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी से जुड़े सभी लोगों की तरफ से भी पूरे तहे दिल से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा नमन भी करती हूँ। साथ ही यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी इनके अपार अनुयायी जिस भी रूप में आज इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका भी मैं अपनी व पार्टी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं इस मौके पर आप लोगों का ध्यान खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब मैं सबसे पहले कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बनने के बाद विशेषकर इन वर्गों के लोगों को ये कहा था कि मैंने काफ़ी संघर्ष एवं अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र में नहीं बल्कि 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है। और इस दौरान वैसे तो हमने यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से उन गरीब, कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, जिनकी यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों की रही सरकारों में काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। साथ ही इनकी सरकारों में उपेक्षित रहे अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हमने पूरा आदर सम्मान दिया है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं तथा प्रदेश का हर स्तर पर काफ़ी विकास भी किया है, जिनको सत्ता परिवर्तन होने पर अब विरोधी लोग किसी न किसी रूप में अधिकांश उन्हीं को ही भुना रहे हैं। और अब तो केंद्र व अन्य राज्यों की भी सरकारें इनकी काफ़ी नकल कर रही हैं। इसके साथ ही यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भी काफ़ी हद तक सुधारा गया है। इतना ही नहीं बल्कि जब यूपी में सन 2007 में पहली बार यहाँ बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो तब फिर हमने यहाँ प्रदेश व यहाँ की आम जनता का काफ़ी युद्ध स्तर पर
चौतरफा विकास व उद्धार आदि किया था। यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था भी दी थी, जिसकी पूरे देश में काफी सराहना भी की गई थी। लेकिन ये सब यहाँ हमारी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद तब से यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले 2 विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यहाँ सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है, ये भी सर्वविदित है। और अब प्रदेश की जनता बीएसपी के शासन काल को ही याद कर रही है और यहाँ सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफी हद तक अपना मन भी बना चुकी है। और ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि अभी तक इन्होंने जिन जिन हथकंडों को भी इस्तेमाल किया है तो उनके बारे में मैं पार्टी के लोगों को समय समय पर काफी हद तक सजग भी करती रही हूँ, किंतु फिर भी इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि यहाँ प्रदेश में कुछ ऐसी भी छोटी छोटी पार्टियां व संगठन आदि हैं जो अकेले या फिर गठबंधन करके भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, जिनका मकसद कोई चुनाव जीतना नहीं होता है, बल्कि अपने स्वार्थ में पर्दे के पीछे से खासकर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही होता है। और फिर ये लोग उन्हीं के हिसाब से अपने उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा करते हैं। इसलिए ऐसी पार्टियों व संगठनों को अपनी जात बरादरी व रिश्ते नातों आदि के भी चक्कर में पड़कर इन्हें अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है, वरना फिर से यहाँ बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में एक पार्टी तो ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के स्वार्थी व टिकटार्थी किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपने कुनबे व परिवार आदि को बढ़ाने में लगी रहती है, जिसके शासन काल में यहाँ की जनता खासकर कानून व्यवस्था के मामले में काफी ज्यादा दुखी रही है। ऐसी पार्टी के बहकावे में भी आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। इसके साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले वे वोट पड़ने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या खासकर जातिवादी मीडिया या फिर बीएसपी के विरुद्ध प्रायोजित किया गया मीडिया भी बीएसपी की स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर करके दर्शाता रहेगा, जिससे भी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। और इस संबंध में हम जल्दी ही मुख्य चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि किसी भी स्टेट में जब विधानसभा आम चुनाव का समय 6 महीने रह जाए तो तब से लेकर वोट पड़ने तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, ताकि उसकी आड़ में जो कुछ एजेंसी का धंधा चल रहा है तो वे बंद हो जाए तथा फिर चुनाव भी प्रभावित ना हो सके। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि बंगाल में जब विधानसभा का आम चुनाव चल रहा था तो वहां पर रिजल्ट आने से पहले तो सर्वे वाले तो ममता बनर्जी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया
तो उल्टा आया, और जो सत्ता के सपने देख रहे थे तो वो बाहर हो, वो उनका सपना चकनाचूर हो गया, और ममता बनर्जी तो भारी बहुमत से वहां सत्ता में पुनः वापस आ गई। इसलिए आप लोगों को ये जो सर्वे वगैरह है इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो चुनाव के नजदीक बीजेपी की केंद्र व यूपी की सरकार यहाँ अपनी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि जब इससे भी इनका काम चलने वाला नहीं है तो तब फिर ये पार्टी आखिर में इस चुनाव को किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर तथा उसकी आड़ में भी राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर सकती है। उसे भी ध्यान में रखकर आपको ये चुनाव लड़ना है। इसके साथ साथ आजकल ये बात भी काफी चर्चा में है कि इस बार चुनाव में बीजेपी अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से काफी धन खर्च कराने वाली है, जिनके हिसाब से ही ज्यादातर नीतियां बना के ये लोग अपनी सरकार चलाते हैं, जिसकी खास वजह से ही अब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं, और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है। और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। इसके अलावा अब ये पार्टी चुनाव घोषित होने के नजदीक व चुनाव के दौरान भी यहाँ खासकर कोरोना नियमों की आड़ में हमारी पार्टी के लोगों को भी काफी परेशान कर सकती है, जिसे भी ध्यान में रखकर पार्टी के लोगों को इस चुनाव में कोरोना नियमों का जरूर पालन करते रहना है। वैसे भी इस मामले में अभी सावधानी बरतते रहना ही आपके स्वास्थ्य व पार्टी के भी हित में बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इस संदर्भ में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आजादी के बाद देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ आपके यूपी में भी काफी वर्षों तक ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही है। यही स्थिति केंद्र में भी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जातिवादी व पूंजीवादी सोच होने के कारण उस समय कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में सभी जाति व धर्मों में से जो लोग अपने खुद के इस प्रदेश में रोटी रोजी नहीं मिलने के कारण उसकी तलाश में व मजबूरी में यहाँ से बड़ी संख्या में अपनी रोटी रोजी के लिए पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए थे। तो उनमें से इस बार अधिकांश लोग कोरोना काल में वहां से पलायन करके फिर से अपने खुद के प्रदेश यूपी में वापस आ गए थे, और लगभग यही स्थिति कुछ और राज्यों में भी हमें देखने के लिए मिली है। किंतु इनके लिए यूपी में भी आकर अति दुख की बात ये रही कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने ना तो इनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया तथा ना ही इनको रोटी रोजी के साधन देकर इन्हें यहाँ स्थापित करने का भी कोई प्रयास किया है, जिससे दुखी होकर तब ये लोग यूपी से लॉकडाउन के हटते ही यहाँ से पुनः पलायन करके अपनी रोटी रोजी के लिए फिर से दूसरे राज्यों में वापिस चले गए। इसके साथ ही यहाँ अति दुख की बात ये भी रही कि उस समय यूपी में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी तो उनके दाह संस्कार के लिए भी यहाँ की भाजपा सरकार ने लकड़ी तक का भी कोई उचित प्रबंध नहीं किया था, जिसके कारण फिर बड़ी संख्या में इनके शव यहाँ गंगा यमुना नदी नालों आदि में बहते हुए हमें नजर आए हैं। इससे इनके संस्कारों का भी काफी कुछ पता चलता है।
इतना ही नहीं बल्कि उस दौरान इनके प्रति अन्य पार्टियों का भी रवैया लगभग एक जैसा ही हमें देखने के लिए मिला है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि खासकर यूपी व बिहार के जो गरीब एवं बेरोजगार लोग अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली व महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर बस गए थे, तो ये लोग कोरोना काल में वहाँ की सरकारों की रही अनदेखी की वजह से ज्यादातर पलायन करके वापस अपने मूल प्रदेश यूपी व बिहार में आ गए थे। जबकि महाराष्ट्र में तो वहाँ शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी की मिली जुली सरकार चल रही थी, जिन्होंने ऐसे समय में भी इनके वहाँ ठहरने व खाने आदि की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की थी। और अब इन पार्टियों के लोग यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने वोट की खातिर किस्म किस्म की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ उस समय ओबीसी की पार्टी ने भी यहाँ यूपी में आकर ऐसे आए हुए लोगों में से अपने खुद के मुस्लिम भाइयों की भी कोई मदद नहीं की थी, जो अब यहाँ आकर खासकर मुसलमानों का वोट लेने के लिए काफी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और इस मामले में जहां तक दिल्ली से यूपी के लोगों का जबरदस्त पलायन करने का सवाल है, जहां पर श्री केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो अब ये पार्टी भी यहाँ यूपी में आकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काफी लंबी चौड़ी बातें कर रही है। जबकि इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यूपी से अपनी रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे लोगों की यहाँ कोरोना काल में उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि इस पार्टी ने उनको यूपी में वापस भेजने तक की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब यही आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए यहाँ के लोगों से उनका सहयोग व समर्थन आदि मांग रही है, जिसका यूपी के लोगों को अब इसी चुनाव में इनको यहाँ सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि अब ये आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में आकर दिल्ली की तरह खासकर बिजली, पानी व स्वास्थ्य आदि को लेकर जो किस्म किस्म की रियायतें देने की बात कर रही है, तो उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ भी जमीनी हकीकत में कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि इन मामलों में इनके कागजों में ही अधिकांश लीपापोती होती रही है। इसके साथ साथ अब ये आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली की तरह ही यहाँ यूपी के लोगों को भी रोजगार दिए जाएंगे, साथ ही रोजगार नहीं दिए जाने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें भी रत्ती भर कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ व हवा हवाई है, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता आदि दिया होता, तो फिर दिल्ली में जाकर बसे यूपी व बिहार के लोगों को भी कोरोना काल में दिल्ली छोड़कर यहाँ यूपी व बिहार में वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए अब यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवा हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। वैसे भी इस बार चुनाव में सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करने वाली हैं, जिनके बहकावे में भी प्रदेश की जनता को कतई भी नहीं आना है।
जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। जबकि ये बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस मामले में बीएसपी का यहाँ 4 बार का रहा शासनकाल इसका खास सबूत है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को अब चुनाव में विरोधी पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना है, जिनका यहाँ के लोगों के प्रति असली चेहरा खासकर कोरोना काल में हमें काफी कुछ देखने के लिए मिला है, जिसे खास ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी का ये कहना है कि बीएसपी की सरकार बनने पर